तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 विद डिटेल्ड एनालिसिस। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन था, फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। असर्शन थी कि हिमालयन माउंटेन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड। ठीक है। दूसरी चीज़ रीजनिंग की आंसर था आपका, या रीजनिंग की जो स्टेटमेंट थी वो कह रही थी इन द हिमालयाज देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट विद चेंज इन ऑल्टीट्यूड। तो अब आप एक बेसिक सी स्टेटमेंट समझो। वैसे भी हम हिमालयाज़ को इन जनरल सेंस, अगर आपको कुछ भी नहीं आता था, हिमालयाज़ को हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, राइट। लोअर वंस हमारे शिवालिक्स आ जाते हैं, देन हमारे पास अपर करते 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 अपर हिमालयन रेंज आ जाती है। तो अब ये चीज़ को मान सकते हो कि हमारे पास नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। अगर नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में हाई जाते रहेंगे, जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑल टुगेदर यहाँ पर हमारी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताऊँ तो तराई रीजन की बात करें या भब्बर रीजन की अगर बात करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा जो आप वेजिटेशन है वो चेंज होती रहती है ना। तो पहली स्टेटमेंट असर्शन वाली तो हमारी करेक्ट हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज इन ऑल्टीट्यूड के साथ साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारी जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है ऑटोमेटिकली वो भी चेंज होगी। धीरे धीरे करके अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास पहले थोड़े से ग्रासलैंड वाला रीजन आता है हिमालयस के अंदर, बट उसके बाद थोड़े से जो ट्री कवर है वो आना शुरू हो जाता है। करते करते जब हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे या इवन की हिमालयस की टॉप मोस्ट पीक्स की जब बात करें, वहाँ पे किसी तरह की वेजिटेशन भी फाइंड नहीं होती है, मिलती नहीं है वहाँ पर हमें। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंटर्स जो याद रखने थे वो कौन से थे। एक तो पहली बात आपका जो नॉर्मल लैप्स रेट आता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लैप्स रेट की बाद जो हमारे जो टाइप्स ऑफ ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेजिटेशन है जनरली वो अब डिपेंड करती है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हमारे पास है फुट हिल्स के अंदर, टेम्परेट फॉरेस्ट मिड ऑल्टीट्यूड्स में आ जाते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन आ जाती है हायर ऑल्टीट्यूड्स में, और स्नो लाइन या डेजर्ट वेजिटेशन आ जाती है नियर द पीक्स, है ना। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। तो अब अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जैसे जैसे हम हाइट में जाते रहेंगे हिमालयाज वाली साइड पे, तो जो वेजिटेशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी। देन with reference to carrying capacity of environment, which of the following statements are correct? पहली स्टेटमेंट कह रही है the rate of resource extraction should remain above the rate of resource generation. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट इन जनरल टर्म्स पहले क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी हमारी जो एनवायरमेंट की डेफिनेशन बोलती है, सिंपल शब्दों में उसका मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट जो है उसके अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या कुछ भी चीज़ है, रिसोर्सेज का अगर एग्जांपल लें अगर हम, तो वो कितने रिसोर्सेज को एट टाइम पे कैरी कर सकती है। अब अगर हमें पता है कि एक्स अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर उससे ज़्यादा अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कि अगर हमारे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ कोई चीज़ अवेलेबल है, अगर हम उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा, तो हमारे पास उस चीज़ के बारे में खत्म हो जाएगी, वो हमारे पास रिसोर्स खत्म हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि जो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, मतलब जिस रेट पे हम किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द रिसोर्स जनरेशन। आप कैसे उस चीज़ को पॉसिबली कर सकते हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, हाइपोथेटिकली भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई रिसोर्स की अमाउंट ही आपके पास 10 है तो आप उसमें से 11 अगर एक्सट्रैक्ट कर लेते तो वो कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ही हमारे पास गलत है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट, कि जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट को ब्रेक डाउन होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जितना एनवायरनमेंट अब एब्जॉर्ब कर सकता है उससे ज़्यादा अगर वेस्ट को जनरेट करोगे तो क्या होगा, वेस्ट का सरप्लस ही तो हो रहा है। तो ये अभी के केस में भी तो पॉसिबली हो ही रहा है, क्योंकि जितना वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे कंट्रीज़ लाइक नीदरलैंड की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पर, उनका जो रिसोर्स के अकॉर्डिंगली है, जो इनके एनवायरनमेंट है, उनकी जो टेरिटरी है नीदरलैंड की, उसके अंदर वेस्ट जनरेशन उतनी ही क्वांटिटी में होती है जितना कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ देयर करंट टेरिटरी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, इन द मेकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो अब वो कैरिंग कैपेसिटी को खुद से बढ़ाया जा रहा है, बट नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो है एब्जॉर्प्शन रेट जो के अकॉर्डिंगली जो वेस्ट की जनरेशन है आइदर या तो इक्वल हो या उससे कम होनी चाहिए, है ना। तो अब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सी ये टर्म थी, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। देन आपका डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से फिर से। बुशमैन जो ट्राइब है उनका हैबिटेट क्या कालाहारी डेजर्ट है, एस्कीमोज का क्या नॉर्दर्न कनाडा है, पिग्मी का कॉन्गो बेसिन है, या मासा जो है इनका वेस्ट अफ्रीका है या नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। तो इनमें से कौन से नॉट करेक्टली मैच से आपको ये देखना था कि इनकरेक्टली कौन से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हमें पता है कि बुशमैन
कालाहारी डेजर्ट, बिल्कुल बहुत ही फेमस ये टर्म है बुशमैन्स की, जब हम बात करते हैं उनकी स्टोरीज भी हैं कालाहारी डेजर्ट की, है ना, तो इस वजह से आप इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते थे। देन नॉर्दर्न कनाडा, कनाडा जो है अब हमारे पास कहाँ पे पड़ता है, ऑलमोस्ट फ्रिजिड जोन के अंदर पड़ता है ना, परमानेंटली कई ऐसे एरियाज हैं कनाडा के जो अब स्नो के अंडर ही रहते हैं, तो एस्कीमोज का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पॉसिबल है वहाँ पर, है ना, तो ये करेक्ट है यहाँ पर। पिग्मी की बात करें तो वो भी कॉन्गो बेसिन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। जब हम मासा की बात करते हैं तो अफ्रीकन ट्राइब्स ही, बट वो वेस्टर्न अफ्रीका नहीं, वो ईस्टर्न अफ्रीका के ट्राइब्स हैं। तो इसके अंदर अब आपको रट्टा लगाने वाली चीज़ जो है वो समझ आनी चाहिए कि पेपर का आपका क्या कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंगली उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ही इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि वो ईस्ट अफ्रीका के प्राइमरीली कीनिया और तंजानिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो ट्राइब है, मासा ट्राइब है, वो एग्जिस्ट करता है, वेराज वेस्ट अफ्रीका के ट्राइब नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर बी ही बनता है, मतलब 4th जो टर्म है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। देन अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें इनकरेक्टली मैच कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, देन पार्ट 6 द स्टेट्स, एंड देन पार्ट हमारे पास आ जाता है 11 द म्यूनिसिपैलिटीज। तो फर्स्ट 5 या 6 जो है इजीली सबको यहाँ पर याद हो जाते हैं, क्योंकि पार्ट 4 अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। पार्ट जो हमारा 6 है, इससे पहले आप देखोगे कि हमारे सिर्फ यूनियन की बात हो रही होती है। ठीक है, यूनियन के रिलेटेड ही बात हो रहा था, पार्लियामेंट की बात की जाती है ना, तो अब यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जाती है, तो वो पार्ट 5 का पार्ट होता है, उसके बाद हम स्टेट्स की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर अगर आप पार्ट 11 की बात करो तो ये डायरेक्टली म्यूनिसिपैलिटीज से डील नहीं करता है। दीज पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील करता है विद द रिलेशंस जो कि यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में हो, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि हमारा जो आप कह सकते हो फेडरल सेटअप है उसके बारे में ये बात करता है। तो अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 वो इनकरेक्ट थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपको स्टेटमेंट भी देखनी है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा या करेक्टली मैच आपसे पूछा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है वो वेरी कर सकता था। देन लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग रिवोल्ट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पाबना रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, कूका रिवोल्ट और सन्यासी रिवोल्ट। तो आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली आपको इसको देखना था कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास था ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास सन्यासी और फकीर रिवोल्ट जो है वो हुआ। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते थे कि सन्यासीज एंशिएंट टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवोल्ट इसका ऑप्शन के अंदर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। सन्यासीज ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि भूखमरी जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गई थी, है ना। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से थी उनके साथ, वो अब रिलाई या कंप्लायंस में नहीं आना चाहते थे, है ना। तो ये सन्यासी या फकीर रिवोल्ट जो है 1770 से 1820 के बीच में यहाँ पर हुआ। देन इंडिगो रिवोल्ट जो है उसके बाद हुआ। देन जबरदस्ती जैसे इंडिगो उगाने की बात की जा रही थी, क्योंकि इंडिया को अब रिसोर्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए ही तो एक्सपोर्ट यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता था, एंड यहाँ से ही सामान जो है एक्सपोर्ट करके एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था ब्रिटेन के अंदर, वहाँ से वही सामान इंडिया को यहाँ पर बेचा जाता था। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है 1859 से 1860 के बीच में। देन कूका या नामधारी मूवमेंट जो है ये लेटर पार्ट, आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में लेटर पार्ट में आ जाता है, जो कि सिख हिस्ट्री के साथ यहाँ पर डील करता है 1860 में, एंड 1872 के अंदर ये पंजाब के अंदर हुआ था, जिसके मेजर यहाँ पर लीडिंग जो आप कह सकते हो, पायनियर कह सकते हो, गुरु राम सिंह जी थे। एंड यहाँ पर ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस जो है सिख रिलीजियस मैटर्स के अंदर या प्रैक्टिसेस के अंदर वो अब अवॉइड करना चाहते थे, वो कंप्लाई नहीं करना चाहते थे उनके साथ। तो इसी वजह से जो अब रिवोल्ट अगर आप देखो ब्रूटली इसको सप्रेस भी कर दिया गया था, तो बहुत सारे लीडर्स को 1872 के अंदर एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। देन पाबना रिवोल्ट की बात करते हैं 1873 से 1876, बंगाल के अंदर ही हुआ। पेजेंट मूवमेंट था, ठीक है, जमींदार के अगेंस्ट था, जिन्होंने इलीगल रेंट हाइक्स यहाँ पर कर दिए थे फॉर द पेजेंट्स, है ना, कि ज़मीन से उपजाओ जितना मर्जी हो या ना हो, कि हमें इलिसिट अमाउंट ऑफ जो रेंट है वो चाहिए, ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट एक तरह से ये हुआ। ठीक है, तो अब ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता था। अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो 4231 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स यही हैं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे PYQs। अभी में भी आपको इनकी वैल्यू इतनी समझ में ना आए, बट जैसे जैसे आपका जो प्री है वो पास आता रहेगा, तो आपके लिए एक तरह से PYQs की रिविजन जो है वो हो रही है। ठीक है, सो UPPCS का बैच का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, एंड यही PDF का अर्ली एक्सेस भी अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको अवेलेबल यहाँ पर करा दी जाएगी हमारे फाउंडेशन बैच में फॉर द ईयर ऑफ 2026, जहाँ पर आपके
आपकी GS कवर हो रही है कम्प्लीटली व्हेन इट कम्स टू UPG के एज वेल एज जो आपकी नॉर्मल UPSC लेवल की कंप्लायंट जो हमारा सिलेबस रहता है। तो इससे आपकी तैयारी यहाँ पर कैसे बेटर हो सकती है कि आप UPSC के पेपर की तैयारी भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आप UPSC का पेपर भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओ एंड UP का पेपर भी आपका निकल जाए एज कम्पेयर टू जो जब हम GS की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपको एज वेल एज मेंस के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, PYQs है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्री एंड मेंस के आपके जो टेस्ट हैं मेंस के लिए वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वो भी दिए जाएंगे, प्लस UP स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। कोई भी एक्टिव डिस्काउंट जो है अगर आपको मिल जाता है वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप हमारी सेल्स टीम के साथ टच में आते हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप उसके थ्रू अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट्स। अगर आप वैसे भी वेबसाइट पे कोर्स चेक करना चाहते हो तो www.sleepy.classes पे आप जाकर कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता भी सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वील गेट इन टच विद द थ्रू द टीम। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।